नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। आज हम देखेंगे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इससे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की संरचना को पढ़ चुके हैं। उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, उनको पद से किस प्रकार हटाया जाता है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, वो किन किन मामलों पर सुनवाई करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है इसको 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन से हैं वो अभी देख लेते हैं। पहला है दोस्तों प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है। दूसरा है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चौथा है अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। और पांचवा है पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। तो ये 5 क्षेत्राधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो इसका पहला है उसको हम बोलते हैं अनन्य क्षेत्राधिकार और एक होगा समवर्ती। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसको हम फिर से 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। और चौथा है विशेष अनुमति से अपील। अपील। तो ये क्या है? ये फ्लो चार्ट हो गया सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का। कितने प्रकार का क्षेत्राधिकार? 5 प्रकार का। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चौथा अभिलेख न्यायालय के रूप में। पांचवा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार 2 भागों में, अनन्य क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 भागों में, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति से अपील। ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का फ्लो चार्ट। अब हम इसके एक एक टॉपिक को आराम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो ये होगा कि कोई भी मामला है वो सीधे के सीधे कहाँ लाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। ऐसे मामले जो सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं या पेश किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है। जैसे केंद्र राज्यों से संबंधित विवाद हो गया या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो गया, तो ये कहाँ आएंगे? ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे। अब मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उसका दायरा क्या होगा? सीमित होगा। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। उसका जो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा मामले लाए जा सकते हैं एक साथ। और हाई कोर्ट से नीचे क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय या सत्र न्यायालय होते हैं। उसमें क्या है? उसमें लगभग सभी प्रकार के मामले लाए जाते हैं, चाहे वो आपराधिक हो, दीवानी हो, छोटे मोटे मामले हैं, वो सारे कहाँ लाए जाते हैं? वहीं लाए जाते हैं। तो उनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई संस्था जितनी बड़ी होगी, उच्च स्तर पर होगी, उसका जो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है वो उतना ही सीमित होगा। उससे नीचे की संस्था में
उससे थोड़ा सा दायरा बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे नीचे की संस्था है उसका दायरा सबसे बड़ा होगा। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक जिले के लेवल पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है। तो एसपी के सामने कौन से मामले जाते हैं? एसपी के सामने ये जो नॉर्मल चोरी हो गया, किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, ऐसे मामले जाते हैं? नहीं जाते। उसके पास ऐसे मामले जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति होने की आशंका हो, जैसे कोई त्योहार है उस पर कम्युनल वायलेंस हो गई, सांप्रदायिक हिंसा हो गई। ऐसे मामलों में अपना जो ध्यान कौन देगा, देख रेख कौन करेगा? एसपी करेगा। उससे नीचे आते हैं तो तहसील स्तर पर, सबसे नीचे आते हैं तो जो लोकल थाना होता है, बीट अधिकारी होता है, उसके पास जो चोरी हो गई, दो व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, इस प्रकार के सारे मामले कहाँ आते हैं? जो लोकल थाना होता है वहाँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे के स्तर पर संस्था होगी उसका क्षेत्राधिकार बड़ा होगा, और जो उच्च स्तर पर होगी उसका प्राथमिक क्षेत्राधिकार थोड़ा सीमित होगा। तो इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ये सीमित है। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि इसमें वो मामले शामिल हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं या लाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था है, नॉर्मल मामले देखने का तो उसके पास समय है नहीं। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामले होंगे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में सीधे लाया जाएगा। अब इनको दो में बांटते हैं, मैंने आपको बताया था। एक हो गया अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा हो गया समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनन्य का क्या मतलब होता है? अनन्य का मतलब होता है कि वैसा कहीं और नहीं है, बिल्कुल अलग। तो अनन्य प्राधिकार में कौन से मामले आएंगे? जैसे केंद्र राज्यों से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारे अनन्य प्राधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे मामले जिनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकने वाले मामले हैं, वो अनन्य क्षेत्राधिकार में आते हैं। ऐसे कौन से मामले हैं? कि केंद्र और राज्य में विवाद हो गया, केंद्र और किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो गया, दो राज्यों में विवाद हो गया, केंद्र और राज्य एक तरफ हैं, दूसरी तरफ दो या दो से अधिक राज्य हैं। मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होगा, चाहे उसमें पक्षकार कैसे भी, कितने भी राज्य हो, सेंटर हो, किसी भी प्रकार से हो, वो सारे विवाद सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं। ऐसे कौन से मामले हो गए? कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी विवाद है वो सारे अनन्य क्षेत्राधिकार में आएंगे। दूसरा, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी, के जो निर्वाचन से संबंधित विवाद हैं वो कहाँ आएंगे? संबंधित विवाद वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अंतर्राज्य विवाद, इन्हीं राज्यों के मध्य आपसी विवाद है, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो ये हो गया अनन्य प्राधिकार क्षेत्र। अब हम देखते हैं समवर्ती प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। समवर्ती का मतलब पैरेलल चलता है, कोई भी दो चीज़ों का उस पर कंट्रोल हो सकता है। जैसे समवर्ती सूची अपने संविधान में, समवर्ती सूची का क्या है कि उस विषयों के अंदर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसी प्रकार ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं और किसी अन्य न्यायालय में भी लाए जा सकते हैं, उनको समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में काउंट करते हैं। कि वे मामले जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अन्य न्यायालयों
में भी लाए जा सकते हैं। ऐसे कौन से मामले हो गए? ऐसे मामले हो गए दोस्तों, मान लो फंडामेंटल राइट से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित कोई मामला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट अनुच्छेद 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो ये ऐसा मामला हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी लाया जा सकता है। तो ये समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ गया। अब एक बार रिपीट करते हैं, प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार में जो मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, अनन्य में केवल वो मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, और समवर्ती में कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अन्य न्यायालयों में भी लाए जा सकते हैं। ये हो गया इसका प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार मैंने आपको बताया था 4 प्रकार का होगा। कौन सा? संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति से याचिका। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक। संवैधानिक में है कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट के पास आया है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार होता ही क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये है कि हम अपील कर रहे हैं। अपील कब करेंगे? जब हम हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। सबसे पहले मामला कहाँ आता है? अधीनस्थ न्यायालय में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है और उसमें अगर वादी पक्ष है वो सहमत नहीं है या संतुष्ट नहीं है, तो वो उसकी अपील कहाँ कर सकता है? हाई कोर्ट में। फिर अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है, तो उसकी अपील कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से अपील होकर जो मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो हम अपीलीय क्षेत्राधिकार को थोड़ा लिख लेते हैं कि वे मामले जो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएंगे। अब ये 4 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले देखता है संवैधानिक मामलों में अपील। कि मान लीजिए 2 हाई कोर्ट हो गए स्टेट के, एक तमिलनाडु को हो गया, एक राजस्थान का हो गया। कोई मामला उठा जिस पर तमिलनाडु के हाई कोर्ट है उसने बोला कि ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। एज ए उदाहरण मान लीजिए, मामला अभी हम नहीं बता सकते। दूसरा, राजस्थान के हाई कोर्ट ने बोला कि ये मामला अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। एक बोल रहा है उल्लंघन है, दूसरा बोल रहा है उल्लंघन नहीं है। तो इसमें संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न उठ जाता है। तो वो मामला कहाँ जाएगा? वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो संवैधानिक मामलों में अपील के लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त है कि अगर संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, और दूसरा है कि अगर हाई कोर्ट ये डिसाइड करे, ऐसा प्रमाणित कर दे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी है, तब वो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। तो संवैधानिक मामलों में अपील की 2 शर्तें हैं। कौन सी? एक, संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है, और दूसरा, हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित करे। उदाहरण हो गया कि मान लो तमिलनाडु और राजस्थान, इसने बोला कि कोई मामला आ गया, मान लो कि इसमें 21 का उल्लंघन है, दूसरा बोला इसमें 21 का उल्लंघन नहीं है। तो ये दोनों स्टेट मिलके कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, कि आप इस चीज़ को डिसाइड कीजिए। तो ये हो गई संवैधानिक मामलों में अपील। अब देखते हैं हम दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामले क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दीवानी मामले होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं होती है। वो आईपीसी के अंदर जो दिए गए हैं, अभी इसको
BNS बना दिया है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर नहीं है। जैसे उत्तराधिकार से मामला हो गया, तलाक से संबंधित मामला हो गया, किसी ज़मीन से संबंधित मामला हो गया, तो ये दीवानी मामलों में आते हैं। अगर दीवानी कोई मामला आया है हाई कोर्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अपील की जा सकती है? इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी की जाएगी जब संसद के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर कि जब किसी मामले में संसद द्वारा कानून बनाया गया है और उसकी व्याख्या का प्रश्न आ रहा है, तो वो मामला कहाँ जाएगा फिर? अपील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में। इसको हम कैसे बोलते हैं? दीवानी मामलों में अपील। अब है आपराधिक मामलों में अपील। आपराधिक मामलों अपील। अब आपराधिक मामलों में अपील है वो 3 प्रकार से की जा सकती है। किस प्रकार से की जा सकती है? कि जब हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया हो आपराधिक मामले में, तो उसको मृत्युदंड दे दिया हो, या उसको 10 वर्ष की सज़ा दे दी हो, या 10 वर्ष से अधिक की सज़ा दे दी हो। एक शर्त ये होगी। पहली शर्त कि हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो, 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दी हो आपराधिक मामले में, तब उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगर उसको 5 वर्ष की सज़ा दी है, तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में जनरली नहीं कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है? कि अगर मामला चल रहा हो जिला या सत्र न्यायालय में, नीचे के अधीनस्थ जो न्यायालय है अपने, उसमें कोई मामला चल रहा है और उसको हाई कोर्ट ने अपने पास बुला करके, अपने पास ले करके उसमें मृत्युदंड 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक सजा दे दी हो। और तीसरा है कि जब हाई कोर्ट खुद प्रमाणित कर दे कि इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए, तो हम उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं, इनको हम लिख लेते हैं। इसमें जो पहली अपील है उसमें एक शर्त है, इंक्लूड करूँगा, कि वो जो हाई कोर्ट के पास मामला है, हाई कोर्ट जिसमें दोषी ठहरा रहा है बंदे को, उसमें ये है कि अगर सत्र न्यायालय ने उसको निर्दोष सिद्ध किया हो और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड 10 वर्ष से उसकी अधिक सजा दे दी हो, तो कर सकता है। तो पहली शर्त क्या है? कि जब सत्र न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध किए व्यक्ति को हाई कोर्ट दोषी ठहराता है और उसके कौन सी सजा देता है? मृत्युदंड 10 वर्ष या अधिक की सजा देता है, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कि सत्र न्यायालय ने तो उसको निर्दोष साबित कर दिया, फिर जो सामने वाला पक्ष था उसने हाई कोर्ट में अपील की, अब हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया या 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी, तो वो व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। दूसरा है कि जब मामला सत्र न्यायालय में चल रहा है और उससे पहले हाई कोर्ट ने उसको अपने पास मंगवा लिया है और उसमें फिर वो मृत्युदंड या 10 वर्ष की सजा देता है, तो फिर हम उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कि हाई कोर्ट ने किसी मामले को सत्र न्यायालय से अपने पास विचार के लिए मंगवाया और फिर उसमें मृत्युदंड या 10 वर्ष या अधिक सजा सुना दी हो। तीसरा, जब हाई कोर्ट स्वयं ये प्रमाणित कर दे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के योग्य है।
तीसरा हो गया जब हाई कोर्ट स्वयं यह प्रमाणित करें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य है। तो ये 3 कंडीशन है आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। अब देखते हैं विशेष अनुमति से अपील, कि आपको मान लो सुप्रीम कोर्ट में कब अपील करोगे, जब आपको 10 साल या उससे अधिक की सज़ा हुई है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने आपको 9.5 साल की सज़ा दे दी, कोई जज है खुद ने सिखाया है आपसे 9 साल 11 महीने की सज़ा दे दी, तो आप जनरली तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील कर सकते, क्योंकि उसके लिए 10 वर्ष या अधिक की ज़रूरत है। तो आपको उसके लिए एक और प्रावधान किया गया है, एक और प्रोविजन है कि विशेष अनुमति से अपील। विशेष अनुमति से अपील। अब ये कहाँ से आती है, ये हमें संविधान के अनुच्छेद 136 से प्राप्त होती है। इसमें क्या है कि एक स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं कि किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपील की अनुमति दे सकता है। कि किसी भी मामले में, चाहे वो आपराधिक हो, दीवानी हो या संवैधानिक प्रकार का हो, उसमें किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद अनुमति दे सकता है, अनुच्छेद 136 के अनुसार। इसके तहत कौन सी याचिका दायर की जाती है, विशेष अनुमति याचिका। अनुमति याचिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर सैन्य न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, कोई कोर्ट मार्शल वगैरह हुआ है किसी सैनिक का, तो उसके विरुद्ध अपील यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसका अपवाद है दोस्तों, सैन्य न्यायालय। सिर्फ एक ही अपवाद है, इसके अलावा कोई भी मामला है, किसी भी न्यायालय में कोई निर्णय दिया गया है, उसके विरुद्ध अपील हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से कर सकते हैं। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार कि मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा किन्हीं मामलों में। किन मामलों में सलाह दे सकता है, कि जो संवैधानिक मामले हैं, विधि बनाने के मामले हैं, कोई कानून से संबंधित मामला है, उसमें सलाह देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी भी संवैधानिक मामले पर, या कोई भी नियम कानून जो बनने जा रहा है उससे संबंधित मामले पर। अब आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता, तो इसमें भी दो पक्ष हैं। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। अगर कोई भी मामला है, कोई भी विधि है, अगर वो संविधान लागू होने के बाद आई है, 26 जनवरी 1950 के बाद है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के बाध्य नहीं है। ठीक है। और अगर कोई विधि या कानून जो संविधान लागू होने से पहले का है, जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया,
या कोई उस समय के गवर्नर वायसराय के जो आदेश थे, रूल थे, उनसे संबंधित कोई प्रश्न है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। 26 जनवरी 1950 के पहले के किसी कानून, विधि, अधिनियम, यानी जो ब्रिटेन सरकार ने अधिनियम थे, या डिक्री। डिक्री किसको बोलते हैं कि जो वायसराय थे, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय वायसराय जो आदेश निकालता था उनको डिक्री बोला जाता था। उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न उठकर आया है, क्योंकि लगभग संविधान में अभी जो आईपीसी है उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बनाया है, नहीं जो पहले वाली ही चल रही थी अंग्रेजों वाली, तो उनसे संबंधित अगर कोई मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा राष्ट्रपति को, नहीं तो वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने चलो ठीक है सलाह दे दी, इसको राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। अब क्या राष्ट्रपति सलाह देने के सलाह है वो मानने के लिए बाध्य है कि हाँ ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बोला है तो हम ये ऐसे ही करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति पर यह सलाह बाध्यकारी नहीं है किसी भी मामले में। मान लो अब राष्ट्रपति सलाह कैसे क्यों मांगता है सुप्रीम कोर्ट से? जब उसको मंत्रिपरिषद बोलती है कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं तो चलो इसका पहले ही पता कर लेते हैं कि क्या ये विधि सम्मत है या नहीं। अगर ये विधि सम्मत है, सुप्रीम कोर्ट बता देगा तो हम इसको फिर संसद में लाएंगे और ये पास हो जाएगा तो कोई बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मान लो कई बार किसी मामले में विधि बनानी है, उसमें जैसे एनजेएससी देख लो। अब एनजेएससी के लिए मान लो वैसे सलाह ली नहीं गई न्यायालय से, किस सलाह ले लेते न्यायालय से, और न्यायालय ये बोलता कि नहीं ऐसा संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको संसद में रख के पास करवा लेते तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बाद में उसको न्यायालय अगर रद्द कर देता है तो वो रद्द हो जाएगी, लेकिन अपना एक राजनीतिक प्रभाव छोड़ने के लिए ऐसे कुछ विधियां हैं जिनका पहले से पता होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डाउन कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो पास करवाते हैं ताकि थोड़े वोट बैंक है वो बना रहे अपना। तो ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा लिख लेते हैं। आज से मैं क्या है थोड़ा सा लिखवाना शुरू कर रहा हूँ ताकि थोड़े से नोट्स टाइप भी आप बना लो, थोड़े यूज हो जाए। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब देखते हैं सलाह देने की बाध्यता। सलाह देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि मांगी गई सलाह का संबंध होने के बाद नहीं, पहले।
ठीक है, ये आप वीडियो रोक के लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, आगे बताता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो सलाह देने के लिए बाध्य है या बाध्य नहीं है। अब इसके दो उदाहरण हैं। एक है राम जन्मभूमि विवाद। राम जन्मभूमि जो विवाद था उसमें भी न्यायालय से सलाह मांगी गई थी पहले कि ये किसको देना चाहिए, हिंदू पक्ष को देना चाहिए या मुस्लिम पक्ष को देना चाहिए। तो इसके लिए न्यायालय ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं बता सकते, इसका आप सर्वे करवाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उससे उसके आधार पर हम देंगे, हम कैसे बताएंगे। इसी प्रकार तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी जल विवाद हुआ था, तो उसमें सलाह मांगी गई थी कि इन दोनों राज्यों को कितना कितना पानी देना चाहिए, कितना परसेंट पानी तमिलनाडु को दें, कितना परसेंट पानी कर्नाटक को दें। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। कोई न्यायाधीश इस बात का थोड़ी पता लगा सकता है कि कितना क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे दें, कितना क्यूसेक पानी कर्नाटक को दे दें। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से, सलाह देने से मना किया था। तो ये आप उसमें लिख सकते हो थोड़े से उदाहरण में। उदाहरण है, एक तो राम जन्मभूमि विवाद में, और दूसरा है तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक को KN ही लिखते हैं, KN लिख रहा हूँ मैं। कावेरी नदी को लेकर जो जल विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सरकार होती है वो सारा भांडा सुप्रीम कोर्ट के नाम का फोड़ने की सोचती है कि देखो हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कर दिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई मामला जो संविधान लागू होने से पहले का है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर बात आती है कि आर्टिकल 143 का महत्व क्या है। ना सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका है वो कोई विधि बनाने से, कानून बनाने से पहले न्यायपालिका का मत जान लेती है, ताकि इस पर टाइम वेस्ट ना हो। कि मान लो कोई विधेयक है वो संसद में लाया, उस पर लोकसभा में बहस चली, उसके बाद उसको राज्यसभा से पारित करवाना था, राज्यसभा में भी बहस चली, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया। तो इसमें काफ़ी टाइम खर्च होता है, जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो समितियां हैं उनका भी टाइम खर्च होता है। और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट उस किसी विधि को डाउन कर देता है, रद्द कर देता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से जो जितना समय उसमें लगाया था वो बर्बाद हो गया। उतना समय हम किसी और चीज़ में लगाते तो उससे हमें कुछ आउटपुट मिलता, तो कुछ आउटपुट मिला ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि कोई विधि बनानी है, जैसे मंत्रिपरिषद कोई विधि बनानी चाहेगी, कोई कानून बनानी चाहेगी, तो सबसे पहले सलाह किससे लेती है? महान्यायवादी से, राष्ट्रपति से नहीं। महान्यायवादी जो भारत सरकार का वकील होता है वो भी एक पारंगत विधि वेता होता है, उससे पूछा जाएगा कि हम, मान लो कोई सरकार सोशल मीडिया पे कानून बना रही है। अब सोशल मीडिया पे कितना टाइम खर्च कर रहे हैं युवा आज के टाइम में। तो सरकार कोई कानून बनाने जा रही है कि हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसमें फेसबुक है उसको सिर्फ आधे घंटे यूज किया जाएगा एक दिन में। अब जैसे ही आधा घंटा होगा तो अब 24 घंटे के लिए फेसबुक बंद हो जाएगी। ऐसा काम कर सकते हैं, टेक्निकल काम है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या ये स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा? तो इसकी परामर्श कहाँ से लेगी सरकार? महान्यायवादी को बोलेगी। तो महान्यायवादी बोलेगा कि ये आर्टिकल 19 के अनुसार इसके दो पक्ष हैं। मान लो कोई भी दो पक्ष बताता है कि एक है A पक्ष, एक है B पक्ष, कि अगर A के हिसाब से देखें तो ये सही है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, युवा है वो गर्त की ओर जा रहे हैं, बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो ये बात तो सही है, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए है। लेकिन इसका B पक्ष देखें तो वहाँ पर इंटरनेट की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये वहाँ पर इसका उल्लंघन हो रहा है। फिर भी अगर सरकार सोचती है कि चलो हमें इस कानून को बनाना ही बनाना है, तो फिर सरकार क्या करेगी? फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं, वो जो बताएगा वही फाइनल है, क्योंकि बाद में पिटीशन आएगी तो उसको रद्द कर ही देना है। तो ये मामला जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सलाह देगा।
फिर सलाह है वो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इस प्रकार से ये जो सलाह है ये राष्ट्रपति से मांगी जाती है, ये इसका महत्व है। जनरली क्या होता है कि कोई भी विवादित मामला होता है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है। विवादित मामलों में सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कोई ज़्यादा विवादित मामला है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बाद में रिव्यू पिटीशन वगैरह आएगी ही आएगी, उसके खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की जाएगी, तो फिर वो बाद में अगर फाइनली रद्द हो जाता है तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। तो ये है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब हम देखते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। अब अभिलेख का क्या मतलब होता है? अभिलेख जो पत्थरों पर उत्कीर्ण होते हैं, किसी ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण होते हैं, उनको अभिलेख बोला जाता है। लेकिन इसका ये नहीं है कि न्यायालय है उसके निर्णयों को पत्थरों पर उकेरा जाएगा या ताम्र पत्रों पर उकेरा जाएगा। इसका अंग्रेजी में नाम है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसका सामान्य मतलब यही है कि इसके निर्णयों को संरक्षित रखा जाएगा। दो चीज हैं इसमें, एक तो है कि निर्णयों को संरक्षित रखना, और दूसरा है न्यायालय की अवमानना। ये दोनों अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 129। ये न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में पूछा जाता है कि न्यायालय की अवमानना है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 129 में दी गई है कि भारत के जो सारे न्यायालय हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो बाध्यकारी होगा और उन्हें अभिलेख के रूप में संग्रहित किया जाएगा। और दूसरा है कि न्यायालय अपने निर्णयों की या न्यायालय की खुद की अवमानना के लिए दंड दे सकता है। अब न्यायालय की अवमानना होगी तो अवमानना कैसे होगी ये कौन डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को अवमानना माना जाए, किस चीज़ को अवमानना माना जाए? ये डिसाइड करता है न्यायपालिका। और दंड कैसे दिया जाए ये चीज़ संविधान में है नहीं, तो इसका बाद में संसद ने विधि बना करके प्रावधान किया है कि किसी मामले में अगर न्यायालय की अवमानना होती है तो उसको दंड कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो ये है अधिनियम न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। ये आप याद रख लेना, क्योंकि अनुच्छेद 129 और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना का अर्थ क्या है। न्यायालय की अवमानना का अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे न्यायाधीश या न्यायालय की गरिमा कम होती हो, उसको हम न्यायालय की अवमानना मानेंगे। कि मान लो न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और बाद में आकर कोर्ट के बाहर आकर चिल्लाने लगे, जैसे न्यायाधीश का नाम था राकेश, तो जस्टिस राकेश हाय हाय, जस्टिस राकेश हाय हाय, ये ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। या न्यायालय ने कोई निर्णय दिया कि आपको, अधिकारियों को निर्णय दे दिया कि जो दिल्ली में यमुना है उसकी सफाई करवानी है, आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। अब अधिकारीगण हैं उनको हो गए 6 महीने, लेकिन यमुना की सफाई अभी तक नहीं हुई है, तो ये न्यायालय के निर्णय की अवमानना हो गई। इसी प्रकार ऐसा कोई भी कार्य है जो न्यायालय या न्यायाधीशों की गरिमा को कम करता है, कि उनका तो कोई बस महत्व ही नहीं है, कोई ऐसा काम करें हम जिससे ये जाहिर हो जाए कि ठीक है न्यायालय ने निर्णय दे दिया लेकिन उन पर काम नहीं हो रहा है, तो यह न्यायालय की अवमानना होगी और इस पर न्यायालय दंड दे सकता है। अवमानना का अर्थ है कोई
ऐसा कार्य करना तो न्यायालय या न्यायाधीश की गरिमा को कम करता हो। अब न्यायालय की अवमानना को दो भागों में बांटा गया। एक है दीवानी अवमानना और दूसरी है आपराधिक अवमानना। दीवानी अवमानना में क्या है कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उसका स्वेच्छापूर्वक कोई जिसके व्यक्ति के संबंध में ये निर्णय है वो उसको नहीं मान रहा है या उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको अधिकारी वाला उदाहरण दिया था कि यमुना की सफाई का निर्णय दिया गया लेकिन अधिकारियों ने अपनी इच्छा से उसको साफ ही नहीं करवाया। वहाँ सफाई करने जाते थे और रील देखे वापस आ जाते थे। तो इसके खिलाफ न्यायालय क्या करेगा? फिर अवमानना का केस लगाएगा, अधिकारियों को दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिर अधिकारियों से पूछा जाएगा कि जब आपको बोला गया था कि इसको काम को करवाना है 3 महीने में तो क्यों नहीं करवाएगा। फिर अगर अधिकारी कोई संतुष्टिपूर्वक उत्तर दे सकते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई संतुष्टिप्रद उत्तर नहीं मिला तो न्यायालय उसके लिए दंड दे सकता है। ऐसा एक बार हुआ था किसी मामले में, कोई स्टेट का मामला था जिसमें न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि जब तक ये मामला नहीं निपटाया जाता है तब तक इस मामले से संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सीबीआई के पास वो मामला था, लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर थे, उन्होंने उसमें से किसी एक अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया। फिर जिस बंदे ने जनहित याचिका लगाई थी वो न्यायालय के सामने गए, उन्होंने बताया कि जज साहब आपने ये निर्णय दिया था कि किसी का स्थानांतरण नहीं होगा और सीबीआई डायरेक्टर ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया है, आपके निर्णय की अवमानना हो गई है। तो न्यायालय ने फिर दोबारा सीबीआई डायरेक्टर को बुलाया और उसको पूछा भी हाँ कैसे ट्रांसफ़र कर दिया जब हमने निर्णय दे रखा है। तो उसके लिए उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तो फिर उसको दंड के रूप में एक दिन पूरे दिन तक कटघरे में खड़ा रखा गया कि जब तक अदालत की बाकी कार्रवाई चल रही है आप साइड में खड़े रहेंगे। ऐसे ऐसे निर्णय हैं, ऐसे ऐसे दंड है वो न्यायपालिका दे सकती है, जो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए काफ़ी क्या होंगे, एक तरह से नीच कर्म ही हो गए ये मान सकते हो। तो उससे दूसरे अधिकारियों में क्या संदेश जाएगा कि भाई न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, नहीं तो ऐसे ऐसे दंड देगा ना कि जैसे स्कूल के बच्चों को दंड देते हैं ऐसे दंड दे देते हैं। तो उसमें कोई फिर जो अधिकारी है उसकी गरिमा भी कम हो जाती है। अगर न्यायालय की गरिमा कम करोगे तो न्यायालय आपकी गरिमा दुगनी या 3 गुनी रूप से कम कर देगा। तो ये हो गए दीवानी मामले कि न्यायालय के निर्णय को नहीं मानना दीवानी में आता है। दूसरा है आपराधिक अवमानना। आपराधिक में किसी भी न्यायाधीश के साथ गाली गलौज करना, वो न्यायाधीश की हाय हाय करना, न्यायाधीश की बुराई करना कि इसने रिश्वत लेके ये किया है, रिश्वत लेके मेरे खिलाफ निर्णय दे दिया है, ऐसी चीज़ों को आपराधिक अवमानना मानते हैं। लेकिन अगर आलोचनात्मक कोई कार्रवाई की जाती है वो आपराधिक अवमानना में नहीं आती है। जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम था पहले, दूसरा जजेज केस था। उसमें कॉलेजियम सिस्टम में क्या था कि एक सीजीआई होगा और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, लेकिन अंत में किसकी सुनी जाएगी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए, किसका मामला है वो सहमति चाहिए, सीजीआई की। तो इसकी बाद में आलोचना हुई। आलोचना क्या होती है? एक सकारात्मक रूप से उसके पक्ष विपक्ष पर तर्क किया जाता है। तो इस सकारात्मक आलोचना में फिर थर्ड केस आया और न्यायालय ने अपनी कॉलेजियम प्रणाली है उसको सुधार लिया। तो यही है। अब ये कौन तय करेगा कि ये आलोचना की जा रही है या न्यायालय की अवमानना की जा रही है? तो ये डिसाइड न्यायालय खुद ही करता है। तो दीवानी अवमानना में क्या होगा? किसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के निर्णय या आदेश का उल्लंघन करना। और आपराधिक में क्या होगा? आपराधिक में आएगा कि कोई
ऐसा लेख लिखना, कार्य करना, जिससे न्यायालय या न्यायाधीश की गरिमा कम होती हो। दूसरा है न्यायालय की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना। तीसरा है निर्णयों को लागू करने के प्रयास में बाधा उत्पन्न करना। निर्णयों को लागू करने के प्रयास में बाधा। नहीं तो बंद कर ले हो। ये चीजें किस में आएगी? आपराधिक अवमानना में आएगी। अब इसके लिए न्यायालय दंड क्या क्या दे सकता है? दंड में है कि अगर किसी ने अधिकारी है उसने इसकी अवमानना की है तो उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। वेतन में कटौती, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता न्यायालय की अवमानना के लिए। दूसरा है जुर्माना, ये साधारण व्यक्तियों पर भी लगता है। तीसरा है निलंबन, सस्पेंड कर देना। अगर कोई अधिकारी है उसका कोई मामले को प्रस्तुत करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज उसको वहीं पर सस्पेंड का ऑर्डर दे सकता है। तीसरा है स्थानांतरण, जैसे स्थानांतरण रोक दिया था उस मामले में। चौथा है स्व विवेक पर आधारित दंड, जैसे उस सीबीआई डायरेक्टर को खड़ा रखा था एक दिन वो। और लास्ट है कारावास, कारावास भी दे सकता है, लेकिन ये अधिकतम 6 माह के लिए होगा, 6 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो ये है न्यायालय की अवमानना के लिए दंड। अब हम देखते हैं न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। अब अगर हम कोई मामला है वो सत्र न्यायालय में लेके गए, जिला न्यायालय में लेके गए, मान लो कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गए और उसके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम उसकी अपील कहाँ करेंगे? उसकी हम अपील करेंगे दोस्तों हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसमें हमें नहीं लग रहा कि हमें कंप्लीट जस्टिस प्राप्त हुआ है, तो हम उसकी अपील कहाँ करेंगे? उसकी अपील हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई निर्णय दे दिया, फिर भी किसी एक पक्ष को लग रहा है कि निर्णय देने में किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश हो सकती है, या सभी पक्षों पर अच्छे से विचार नहीं किया गया हो, या बाद में कोई ऐसी बात प्रस्तुत आ गई हो जिससे लग रहा है कि निर्णय है वो बदल सकता है, तो हम उसकी अपील कहाँ करेंगे? उसकी अपील हम राष्ट्रपति के पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमें अपील करनी है तो कहाँ करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई संस्था नहीं है अपने देश में, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। अब ये अपील नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसका पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। इसको कैसे करते हैं? इसके लिए रिव्यू पिटीशन, पुनरीक्षण याचिका डाली जाती है वादी पक्ष द्वारा कि आपने जो निर्णय दिया है उस पर एक बार पुनर्विचार कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट है उस पर पुनर्विचार करके अपने जो निर्णय हैं उनको बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एक बार में कि हम तो सर्वे सर्वा हैं, हमने एक बार जो निर्णय दे दिया वो दे दिया, अब चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भारत की जनता को न्याय है, पूर्ण न्याय दिलाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था की गई है वो बताती है कि उनकी सोच कहाँ तक जाती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर भी दोबारा पुनरीक्षण कर सकता है और अपने निर्णय को बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? कि मान लो अब राम जन्मभूमि विवाद हुआ था, उसमें कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ये तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पुनरीक्षण याचिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय सुनाने के 30 दिनों के अंदर ही याचिका डालनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसके 30 दिनों के भीतर भीतर आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो।
अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके लिए एक और व्यवस्था की है जो हमारे संविधान में नहीं है। कहाँ पर है? जो न्यायपालिका ने खुद व्यवस्था की है। इसके बाद हम देखेंगे पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के बाद। ठीक है, तो ये है कि न्यायालय अपने निर्णयों पर दोबारा विचार कर सकता है और उन निर्णयों को बदल भी सकता है। ये कहाँ दी गई है? ये पुनरीक्षण याचिका है, ये दी गई है अनुच्छेद 137 में, ये याद रख लेना। इसके अंतर्गत न्यायालय को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने और उसे बदल देने का अधिकार है। ऐसा कब कब हुआ है? ऐसा हमने संविधान लागू होने के तुरंत बाद कई मामलों में देखा है, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित विवाद थे उनको लेकर बहुत सी याचिकाएं आई थी कि ये अनुच्छेद इसमें 19 का 14 का इनका उल्लंघन है या नहीं है। तो इसमें अपने निर्णयों को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बदला भी था। फिर लास्ट में जो केशवानंद भारती केस आया उसके बाद ये स्टेबल हो गया है, तो वो बदल सकता है। पुनरीक्षण याचिका, रिव्यू पेटिशन, निर्णय सुनाए जाने के 30 दिन के भीतर ही दायर की जा सकती है। ठीक है, अब इसके लिए न्यायालय ने एक और व्यवस्था की है कि मान लो 30 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है और इसके बाद में कोई ऐसी विधि विकसित हो गई या ऐसे कुछ प्रमाण मिल गए हैं जिससे पूर्व में उसने जो निर्णय दिया था उसको बदला जा सकता है। जैसे राम जन्मभूमि विवाद हुआ, अब इसमें बाद में कोई ऐसी साइंटिफिक टेक्निक आ गई जिसमें पता चल रहा है एक्यूरेट कि जो वहाँ पर ईंटें लगी हुई है नीचे वो कितने वर्षों पुरानी है। तो उससे संबंधित अगर कोई निर्णय बदला जा सकता है तो फिर वो बदला जाएगा दो सहारी याचिका के दौरान। ये कहाँ पर है? ये न्यायपालिका ने खुद विकसित की है, दो सहारी याचिका। रिव्यू पिटीशन तो एक बार आ गई, तो जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या मतलब है? हाई कोर्ट की अपील कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में कब करते हैं? जब रिव्यू पिटीशन डालते हैं। क्या इसके बाद एक बार और हम रिव्यू करवा सकते हैं? तो ये आता है दो सहारी याचिका के अंतर्गत, जो हमें मिलती है दोस्तों आर्टिकल 142 से। आर्टिकल 142 है वो पूर्ण न्याय की अवधारणा प्रदर्शित करता है, कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा। तो ये चीज़ तो दी गई है हमें संविधान में इतनी, रिव्यू पिटीशन तक संविधान में दी गई है, अनुच्छेद 137 में रिव्यू पिटीशन है। लेकिन जो एक बार और हम पुनरीक्षण करवाते हैं वो न्यायपालिका ने खुद बनाया है और दो सहारी याचिका को इसका नाम दिया गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूरेटिव पेटिशन। ठीक है, इसका क्या हो गया? संविधान में उल्लेख नहीं, जो लेटेस्ट में नई चीजें हैं ना वो पूछ सकती है आरपीएससी। ये कानून की देन भी नहीं है, कोई इसके लेकर विधि भी नहीं बनाई गई है, संसद में इसके लिए कोई विधि नहीं है। बस ये न्यायपालिका का ही एक तरह से आदेश आप मान सकते हो। तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है
न्यायिक व्याख्या या न्यायपालिका कौन से केस से आया, इसके केस का नाम आपको याद रख लेना है, रूपा अशोक हुर्रा। रूपा अशोक हुर्रा केस 2002। इस केस के से इसकी न्यायिक व्याख्या हुई, जिसमें 2 सहारी याचिका है वो सृजन में आई। ये याचिका किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अंतिम सोपान है। अंतिम सोपान यानी सीडी है, इसके बाद आप दोबारा नहीं डाल सकते पिटीशन, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट रिव्यू थी, उसके बाद एक और लास्ट दे दिया, इसको लास्ट बना दिया। यह उन परिस्थितियों में दायर की जाती है जब राज्य को यह विश्वास हो जाए उसके मामले में पूर्ण न्याय नहीं हो पाया। उपचारात्मक याचिका का स्रोत आर्टिकल 142 है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 142 में ऐसा क्या लिखा है पूर्ण न्याय के बारे में, जिसके कारण ये उपचारात्मक याचिका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की व्याख्या के द्वारा सर्जित किया है। तो आर्टिकल 142 इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी आदेश जारी कर सकता है जो उस संबंध में आवश्यक है, जो उस संबंध में आवश्यक है। संसद के द्वारा बनाई गई विधि तथा राष्ट्रपति के आदेश के अधीन रहते हुए यह निर्णय पूरे भारत में लागू होगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि राष्ट्रपति का आदेश है या राष्ट्र संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके अधीन रहते हुए न्यायपालिका का निर्णय है वो पूरे भारत में लागू होगा। मान लो किसी को न्याय देना है, संपूर्ण न्याय, उस समय कोई ऐसी विधि नहीं बनाई गई है, ऐसा कोई अध्यादेश भी नहीं आया है, संविधान में भी नहीं लिखा है कि जिसके कारण उस पक्ष को पूर्ण न्याय मिल सके। तो इस संबंध में न्यायपालिका है वो अपनी तरफ से भी ऐसा कोई आदेश दे सकती है जिससे पूर्ण न्याय की अवधारणा है वो सुनिश्चित होती है। ऐसा किया है राम जन्मभूमि विवाद मामले में। अब वहाँ पर पहले राम जन्मभूमि थी, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाई गई,
फिर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर रहा। अब जब इसका निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एएसआई के अनुसार तो वो जमीन किसकी हो गई, हिंदू पक्ष की हो गई। अब मुस्लिम पक्ष है, उसको ऐसे ही छोड़ा जा सकता था कि आपका अधिकार नहीं है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। अब ये उसने क्यों आदेश दिया, ऐसा किसी भी विधि में नहीं है कि अगर दो पक्षों में जमीन को लेकर कोई भी विवाद होता है तो अगर एक पक्ष को उसके संबंध में फैसला सुना दिया तो दूसरे पक्ष को जमीन कहीं और देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता ना हो, इसके लिए ये ऐसा निर्णय दिया गया कि राम जन्मभूमि विवाद हुआ है, बाबरी वर्सेस राम जन्मभूमि विवाद, उसके अंदर ये दिया कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए। ठीक है, तो ये था न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। वो कल के एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। नमस्कार, चलते हैं।